नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गेम्स ऑफ गद्दी। यूपी की सत्ता हासिल करने का ख्वाब देखने की फहरिस्त लंबी हो रही है। एआईएमआईएम ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिलाकर जाति और मजहब के वोट बैंक में अपना खाता खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। ओवैसी अब हैदराबादी बिरयानी का स्वाद लेने के साथ साथ लखनऊ में भी सत्ता का कबाब खाना चाहते हैं, मगर उनका ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। हर रोज नए समीकरण बन रहे हैं, हर रोज नए दावे हो रहे हैं और हर रोज नई रणनीति तैयार हो रही है। संग्राम सत्ता हासिल करने के लिए है, लिहाजा हर दल अपना सपना साकार करने के लिए जाल बिछा रहा है। सीएम का सिंहासन कैसे हासिल होगा, इसके लिए भी अपनी सोच को विस्तार दिया जा रहा है। यूपी में एंट्री के साथ ही इस बार ओवैसी भी आक्रमण के मूड में है। भले ही 2017 में उनका खाता न खुल पाया हो, लेकिन इस बार हुंकार राज्य के हुक्मरानों के खिलाफ है। ओवैसी की हसरत योगी को दोबारा सीएम बनने से रोकने की है और योगी ने उनकी हसरत पर जवाबी हमला बोला है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए ओवैसी तरह तरह के फॉर्मूले इजाद कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस हसरत पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता ओवैसी को उनकी अहमियत याद दिला रहे हैं और भविष्य का ख्वाब चकनाचूर करने का दम भर रहे हैं कि हम योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह आपका उससे मैच खाता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए जो खंड करने की बात करेगा उसको हमारी एजेंसियां खंड खंड करने का काम करेंगी। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहाँ किसी मुल्ला की सरकार नहीं है। सत्ता तक पहुंचने का सपना देखने का अधिकार हर किसी को है और ओवैसी भी उसी दिशा में है। इसलिए गठजोड़ की राजनीति के जरिए भी वो अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम ने ओपी राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि दोस्ती के इस शुरुआती दौर में ही बयानों के जरिए मतभेद भी झलकने लगे हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर दोनों नेताओं का अपना अपना राग है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। शौकत अली जी ने कहा है कि हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। अभी मोर्चे की बैठक नहीं हुई है। चुनावी रंग में उतरने से पहले ही सीटों के तालमेल पर ओवैसी और राजभर में क्या क्या खेल होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दोस्ती तो आगे बढ़ ही रही है। इस दोस्ती से यूपी की सियासत में सियासी समीकरण बदलने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है कि क्या ओवैसी के आने से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर अपना दावा करने वाले दलों की सियासी सेहत पर कितना असर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा। अटकलों का दौर भी अब तेज हो गया है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं को ओवैसी रिझा पाने में सफल होंगे। पुराने इतिहास को देखें तो बिहार में महागठबंधन का खेल ओवैसी ने बिला शक शुबह बिगाड़ा था। हालांकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को अपना परंपरागत वोट बैंक समझती है, तो क्या अखिलेश यादव की पार्टी कुछ ऐसी रणनीति बनाएगी जिसकी वजह से उनको विधानसभा के चुनाव में नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश में मायावती भी जातीय और सामाजिक समीकरणों का तालमेल बनाकर सत्ता तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका सियासी गणित बहुत उलझा हुआ है। ऐसे में ओवैसी का आना बीएसपी के हाथी पर कितना भारी पड़ेगा, इसको लेकर भी अटकलें हैं। मायावती ने इस बार बिना किसी गठबंधन के उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन यूपी में ओवैसी की दखल के बाद मुस्लिम वोट बैंक के बंटने के पूरे आसार हैं। ऐसे में बदले हुए सियासी समीकरण में मायावती कैसे तालमेल बिठाएंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हालांकि मायावती ने सर्व समाज का नारा देकर सबका हितैषी बनने की भी बात कही है, लेकिन मायावती अपने इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को कैसे हिट कराएंगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी के अलावा तमाम सियासी दल अपना अपना दावा जताते रहे हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस का भी नाम है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशक से सत्ता का सूखा झेल रही है। ऐसे में उसके लिए भी अपना वोट बैंक बचाए रखने या बढ़ाने की चुनौती है। इन दिनों कांग्रेस का संगठन यूपी में संघर्ष कर रहा है, मगर संगठन की इस कसरत का क्या नतीजा होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब तक कांग्रेस अपनी रणनीति साफ नहीं कर पाई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। ओवैसी फैक्टर का नुकसान अगर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को होगा तो क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? ये भी सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहा है, मगर इसका जवाब शायद इतनी जल्दी ना मिले। ओवैसी की एंट्री और जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सियासी बिसात से बीजेपी की सियासी सेहत पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और छोटे दलों का साथ लेकर जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने में कामयाबी हासिल की थी, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला। हालांकि इसके बाद ओम प्रकाश राजभर और जनभागीदारी मोर्चा इस बार के चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने का दावा कर रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या प्लान बनाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। चुनाव जीतने के लिए नीतियों और रीतियों के साथ साथ जातीय समीकरणों का रोल यूपी में हमेशा अहम रहा है, लिहाजा इस बार भी इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि हर राजनीतिक दल का अपना अपना राग है। बात यहाँ के ऊपर किसकी वजह से किसकी सरकार बन रही है और किसकी वजह से किसकी सरकार हट रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अब मुसलमानों की तरफ से एक ऐसी आवाज़, बेबाक आवाज़ असद ओवैसी साहब की ज़मीन से उभर कर आसमानों तक जा रही है, जो ये कहती है कि मुसलमान अब वोट बैंक नहीं है, अब मुसलमान हिस्सेदार है। समाजवादी इसकी कतई चिंता नहीं करती है कि कौन आता है, कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी जाएगी, इससे समाजवादी को कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी हमेशा किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके और उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल बने, इसकी चिंता करती है। उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे हम खुशहाल करें, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता करती है और इसी पे समाजवादी काम करती है। कांग्रेस अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करती। आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम करने में कृत संकल्प है। कोरोना काल में हमने काम करके दिखाया है। इन्हीं सब बातों पर कांग्रेस चुनाव में जाएगी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या तमाम और नए दल भी आ रहे हैं। रोज अखबार में एक नए दल की फोटो छप जा रही है कि वो आ रहा है, हम लोग शहर भर में होर्डिंग लगी देखते हैं। तो तमाम दल ऐसे छोटे छोटे उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने आएंगे और आजमा कर फिर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चल रही, जिसने इस आपदा काल में जनता के बीच में जाकर सेवा की और पुनः उसी जनता के आशीर्वाद से पुनः 300 प्लस सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। राजनीति का पहिया चारों ओर घूम रहा है और हर कोई लखनऊ की लड़ाई जीतकर सत्ता हासिल करना चाहता है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका का एहसास भी
कराया जाने लगा है। यही वजह है कि ओवैसी के साथ दोस्ती कर चुके ओपी राजभर तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का भी नया फार्मूला दे चुके हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई। गठबंधन से लेकर सीटों तक और सीटों से लेकर सीएम तक ओपी राजभर का अलग गणित है, लेकिन इस सबसे सियासत कितनी करवट बदल पाएगी, इसका आकलन भी हर कोई अपने अपने लिहाज से कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस तरह की लीडरशिप लेता है तो उसे और लोगों को जोड़ने में मुश्किल होगी। ओवैसी के साथ भी यही मुश्किल होती, जिसका तोड़ उन्होंने पहले ही निकाल लिया है राजभर को साथ रख के। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार इस कॉम्बिनेशन से थोड़ा फ़ायदा मिले, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि किसी भी बड़े दल को चुनौती देने में उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता शायद इसलिए ना मिले कि उनकी पार्टी को लोग केवल एक इस तरह से देखेंगे कि ये कुछ दलों का एक जोड़ने का एक एक्सपेरिमेंट है। ओवैसी ने गठबंधन भी कर लिया, चुनौती भी दे दी, लेकिन यूपी की सियासत क्या उन्हें रास आएगी या यूपी का मतदाता क्या उन्हें पसंद करेगा? इसे लेकर बहुत सवाल हैं, जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही बेहतर दे पाएगा। यूपी में भले ही हर दल खुद को जातिगत राजनीति से अलग बताता हो, लेकिन सियासी गणित में पास होने के लिए जाति समीकरणों का सहारा लिया ही जाता है। यूपी में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा हर पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में व्यस्त है। नई पार्टियां आ रही हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं, लिहाजा नए जातीय समीकरण बनने के भी पूरे आसार हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसका सियासी समीकरण सटीक बैठता है और कौन सामाजिक संतुलन बनाए रखने में कामयाब होता है। कैमरामैन मनीष द्विवेदी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो समीकरण पर काम करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दावों की बरसात भी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने 2022 में सरकार बनाने का दावा किया तो सीएम योगी ने विरोधियों के सपने चकनाचूर करने का दम भरा है। इसके अलावा सियासी वार पलटवार का दौर भी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर से पहले सियासी संग्राम रफ्तार पकड़ चुका है। तमाम दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। नए सियासी समीकरण भी बन रहे हैं। सियासत के इस दौर में एक मुलाकात कई चर्चाओं को हवा दे रही है। ये मुलाकात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी की यूपी प्रभारी संजय सिंह के बीच हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके पार्टी कार्यालय पर आकर मुलाकात की है। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से करीब 1 घंटे मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है, जो पिछले दिनों था और वो मुलाकात नहीं कर पाए थे। हालांकि इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि क्या इन दोनों की ये मुलाकात आगामी चुनाव के लिहाज से और गठबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। चुनाव से पहले मेल मुलाकात का दौर चलता है तो सियासत में चर्चाएं तो होनी लाजमी है। लिहाजा संजय सिंह जब एसपी दफ्तर पहुंचे तो सियासी फिजाओं में सवाल भी तैरने लगे। हालांकि इन सवालों को संजय सिंह ने औपचारिकता बताकर टालने की कोशिश की। मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, मगर अखिलेश यादव ने फिलहाल छोटे दलों के साथ ही तालमेल बनाने का संकेत दिया। अखिलेश को भरोसा है कि छोटे छोटे दल जुड़ने से सत्ता तक पहुंचना आसान होगा, लेकिन विरोधियों की गठजोड़ वाली राजनीति पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लें, छोटे दलों से सभी से गठबंधन होगा। देखिए, गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था।
बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। गठजोड़ की राजनीति पर बार पलटवार का दौर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल तो दावों का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव को भरोसा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता की नाराजगी से इस बार सत्ता तक साइकिल का सफर आसान हो जाएगा, जबकि विरोधियों के दावों को योगी ने सिर्फ सपना करार दिया है। जब सत्ता में आ गए हैं तो अपना ही वादा भूल करके पुलिस को, प्रशासन को आगे कर दिया और अपमानित कर रहे हैं। ये जो छात्र नौजवान अपमानित हो रहे हैं लखनऊ में, ये समय आने पर वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी तरफ चुनावी गोटियों को फिट करने की चुनौती है। चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही हर रोज नए नए नारे भी देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया एक होर्डिंग भी खूब सुर्खियों में रहा। अखिलेश यादव को घर घर पहुंचाने का दावा करने वाला पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। लिहाजा इस मसले पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया। जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। जनता को पता है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा को रुकवा दिया था, कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज करवाया था, दुर्गा पंडालों को जलाने वालों को संरक्षण दिया था। चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टी को अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करने का हक हासिल है। कुछ लोग नारों के साथ चुनाव में आएंगे, पर कुछ लोग काम के साथ चुनाव में आएंगे। हर शुभ काम करने के पहले ईश्वर को स्मरण किया जाता है, ईश्वर की स्तुति की जाती है। तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस बार तो उनकी विदाई तय है। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। पोस्टर पर सियासी संग्राम कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं उससे साफ है कि आने वाला वक्त सियासी लिहाज से काफी आक्रामक रहेगा। मगर यह आक्रामकता सफलता किसे दिला पाएगी, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये बात तो एसपी और आम आदमी पार्टी की हो गई, लेकिन जब गेम्स ऑफ गद्दी चल रही हो तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने यूपी चुनाव में बदलाव के लिए संगठन में कई बदलाव कर दिए, लेकिन फिलहाल पार्टी आपसी कलह से ही जूझती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की प्लानिंग पर अब सवाल उठने लगे हैं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपनी कमर कस रही है। प्रियंका गांधी खुद मोर्चे पर हैं। फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन ही संवाद कर रही हैं। प्रियंका के निशाने पर बीजेपी की सरकार है। प्रियंका गांधी का बहुत जल्द लखनऊ दौरा भी प्रस्तावित है, जिसे लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी भी चल रही है। यानी चुनावी तैयारियों और संगठन को दुरुस्त करने के लिए प्रियंका लखनऊ से ही कमान संभालेंगी। शीघ्र ही वो उत्तर प्रदेश में स्वयं प्रत्येक जनपदवार जाकर उत्तर प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगी और उनसे अपनी राय रखेंगी और राय जानेंगी। कांग्रेस तैयारियां तो कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर छिड़ा घमासान हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। कुछ ऐसा ही मथुरा में भी हुआ, जहां पार्टी के एक कार्यक्रम में महिला नेता ने सीनियर नेताओं पर बदसलूकी की तोहमत जड़ दी। शिक्षण शिविर में कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा था, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन कुछ एक लोग हैं हमारी प्रदेश कमेटी से जिन्होंने कुछ ऐसी अनुचित चीज़ें की जो मान्य नहीं थी किसी भी तरह से। तो उन पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और मैंने अपनी पार्टी फोरम में इस बात को रखा और माननीय सलमान खुर्शीद जी उस समय मौजूद थे। मैंने उनसे भी अपनी शिकायत कही है और उन्होंने इस पर ध्यान देने का और तुरंत मुझे कॉल करने का वादा मुझसे किया है। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत सिर्फ आरोप लगाने तक ही नहीं, बल्कि धरना देने तक भी पहुंच गई है। बीते दिनों पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने लखनऊ में धरना देकर हमला बोला। सुनील राय ने प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह को हटाने की मांग की। दूसरी तरफ एक और पुराने नेता
कोणार्क दीक्षित ने भी माहौल खराब करने का आरोप लगाकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। चुनाव नजदीक है और कांग्रेस आपसी रण में उलझी है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी क्या चमत्कार कर पाएंगी, इसका जवाब फिलहाल कांग्रेस के पास भी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहा जा रहा था कि अब प्रियंका गांधी लखनऊ में ही रहेंगी अगले विधानसभा चुनाव तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका गांधी का लखनऊ और दिल्ली के बीच का आना जाना लगातार जारी है और ये भी कह सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में अजय कुमार लल्लू का वर्चस्व बढ़ रहा है और उससे नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स के बीच। चलिए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि गेम्स ऑफ गद्दी वहां पर भी जारी है। उत्तराखंड में बीजेपी ने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कमान सौंप दी है। उनके सामने नई जिम्मेदारी है तो नई चुनौतियां भी हैं। सवाल है कि क्या सरकार का मुखिया बदल देने से पहाड़ की तकदीर बदल जाएगी? मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। ये शपथ पुष्कर सिंह धामी की सियासत के सबसे सुनहरे दौर की गवाही दे रही है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये शपथ उन सपनों को साकार करने सरीखी है जो सक्रिय राजनीति में काम करने वाले शायद राजनीति के शुरुआती दौर में धामी ने कभी देखे भी नहीं होंगे। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मगर बीजेपी युवा मोर्चा से अपने सियासी सफर का आगाज करने वाले पुष्कर सिंह धामी आज राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाह पर धामी को वो कुर्सी मिली है जिसे पाने की कल्पना में उनकी ही पार्टी के कई नेता सिर्फ संघर्ष ही करते रह गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की है। संदेश युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, संदेश नौजवानों को साथ लाने का, संदेश पुराने तौर तरीकों से बाहर निकलने का। पुष्कर सिंह धामी अब तक के सबसे युवा सीएम हैं और कई सीनियर लीडर्स को छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। पुष्कर सिंह धामी आज सत्ता के शिखर पर तो हैं, लेकिन उनके सामने असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है, जिसे लेकर पार्टी की अंदरूनी सियासत में रूठने वालों की फहरिस्त लंबी हो गई है। मतलब धामी को सबसे पहले तो नेताओं को मनाना होगा और फिर उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना होगा ताकि सरकार भी चलती रहे और संतुलन भी बनता रहे। सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। धामी सबको साथ लेकर चलने की उम्मीद तो दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में उठापटक का जो इतिहास रहा है उससे साफ है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान ऐसे वक्त पर सौंपी गई है जबकि 6 से 7 महीने के बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले 4 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव में सरकार की वापसी करवाना और जनता में अपनी एक इमेज बनाना बड़ी चुनौती है। पुष्कर सिंह धामी इस काम को कैसे करेंगे और कैसे अपने संगठन और सरकार को साथ लेकर चलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नए मुख्यमंत्री के पास कम वक्त में ज्यादा काम करने की चुनौती है। इसके अलावा संगठन से लेकर सरकार तक तालमेल बनाने की भी जवाबदेही है। हालांकि पुष्कर धामी लंबे वक्त से संगठन में काम करते रहे हैं, मगर सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे, यानी उनके सामने अफसरशाही को कंट्रोल करने की भी परेशानी आ सकती है।